अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर राबिया रियाज। आज मैं आपको बताऊंगी फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस कि आप फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस किस में कर सकते हैं। पहले जो मैंने बताया था कि एक्यूट डिस्क बल्ज में जो है सिर्फ एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब एक्यूट हो बिल्कुल डिस्क बल्ज हुआ फौरन पेन पर टांग में गई। अब जो मैंने पिछले 3 पॉइंट्स थे वो उनको मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो वो क्रॉनिक कंडीशन थी। तो स्टार्ट के फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस आप किन में कर सकते हैं। तो ये जो है स्टेनोसिस है और लिगामेंटम फ्लेवन है और फेसेट जॉइंट आर्थोपैथी है। ये क्या है, ये आपके क्रॉनिक कंडीशन है और ये आपके मोस्टली जो है ना आपकी एमआरआई रिपोर्ट्स में जो है वो ये पॉइंट्स मेंशन होते हैं। तो एमआरआई रिपोर्ट्स को कैसे रीड करते हैं इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी ज़रूर, ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग एमआरआई रिपोर्ट्स में क्या लिखे और कैसे इसको पढ़ सकते हैं और उसमें क्या क्या मसले आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेनोसिस, लिगामेंटम फ्लेवन, थिकनिंग और फेसेट। सबसे पहले हमने फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं और एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं उसके बारे में मैं आपको ज़रा बता देती हूँ। फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस होती हैं कि आपने ये नहीं समझना कि आपने फॉरवर्ड बेंडिंग होकर फॉरन ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगी। आपने अपने आप को सेफ रखते हुए एक्सरसाइज करनी। आपने सीधा आपने स्पाइन लाइन में लेटना है, ठीक है, और आपने अपनी नी को चेस्ट लेके जाना है, यानी नी को फोल्ड करके अपनी चेस्ट की तरफ लेके जाना है। उसमें क्या होगा कि आपके स्पाइन जो है वो फोल्ड होगी, स्पाइन बेंड होगी, फॉरवर्ड बेंड होगी, आपका सेक्रम भी मूव करेगा और ये होती है आपकी फ्लेक्शन एक्सरसाइज। अब एक्सटेंशन एक्सरसाइज कौन सी होती है? एक्सटेंशन एक्सरसाइज में आपने सीधा जो है उल्टा जो है वो आपने लेट जाना है, ठीक है, आपने उल्टा जो है वो लेट जाना। उल्टा लेट के जो है में आपने सिर्फ अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ उठाना है, जैसे हम कोबरा पोस्टर कहते हैं उसमें। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं, ये हमारी होगी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किन किन में एक फ्लेक्शन एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी और क्या क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। अब जो है वो मैं ज़्यादा L4, L5 और S1 ही क्यों ज़्यादा लिखती हूँ, क्योंकि जो हमारे ज़्यादा मूवमेंट आती है वो L4, L5 और S1 पे ही आती है। बेसिकली जो हमारी एमआरआई रिपोर्ट्स में भी यही ज़्यादा यूज होती हैं, L4, L5 और S1। L3, L4 पे भी मूवमेंट्स आती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा रेयर नहीं होती। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमारा जो लिगामेंटम फ्लेवम है वो क्या होता है, वो एक बैंड की तरह होता है। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, ये जो हमारा लिगामेंटम फ्लेवम है वो एक बैंड की तरह होता है जो कि लेमिना के साथ लगे होते हैं। ठीक है, जब लेमिना के साथ लगा होता है तो वो ये एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसकी हाइपरट्रोफी होने की वजह से वो क्या होता है कि जो हमारे लिगामेंट जो हाइपरट्रोफी होने की वजह से जो हमारे स्ट्रक्चर जो है वो हमारी मूवमेंट में जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं वो इन इलास्टिक होना शुरू हो जाते हैं, यानी उसमें जो है वो कोलेजन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे जो फाइबरस बैंड है वो टाइट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो हमारे फाइबरस बैंड टाइट हुए थे उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो लिगामेंटम फ्लेवम है वो फूलना शुरू हो जाता है। अब जो है हम ये जो हमारी केनाल है, अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हमारा ये स्पाइनल केनाल है। ठीक है, अगर हम इसको इस साइड से देखें, साइड से मतलब फोरामिनल केनाल है। फोरामिनल केनाल क्या होती है, ये जो है वो राइट और लेफ्ट दोनों में जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारा लिगामेंट, ये जो हमारा लिगामेंट पड़ा है, फॉर एग्जांपल हमारा डिस्क बल्ज हुआ है, डिस्क फौरन से यहाँ से बाहर आई है या इस साइड से, तो ये हमारे अंदर को किनारे से अंदर आना शुरू हो गया है। हमारे लिगामेंट की जो है वो हाइपरट्रोफी हो गई, थिकनिंग हो गई है, वो भी अंदर को आना शुरू हो गया है, किनारे की साइड पे अंदर आना शुरू हो गया है। उसके बाद जो हमारे फेसेट जॉइंट आर्थोपैथी है वो उसके ऑस्टियोफाइट्स यानी उनके बोनी मार्जिन है वो भी किनारे के अंदर आना जाना शुरू हो गए हैं। इससे क्या फेसेट जॉइंट भी अंदर को जा रहा है, हमारे जो है वो डिस्क भी वो अंदर को आ गई है, हमारा जो है वो लिगामेंटम फ्लेवम है वो भी अंदर को चला गया। इसमें जो इसी पूरी टर्म को हम क्या कहते हैं, हमारी नर्विंग ऑफ किनाल हो रही है, इसे हम स्ट्रेनोसिस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी डिस्क भी आ रही है बाहर को। अब मैं डिस्क के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आपकी एमआरआई रिपोर्ट्स में 70% ये जो लिखा होता है, 70% आपकी एमआरआई रिपोर्ट्स में लिखा होता है। ठीक है, ये जो मैंने किनाल स्टेनोसिस को बताया 70% आपके ये निकला होता है कि आप ये जो डिस्क बल्ज है वो प्रॉपर से बाहर आई है। ठीक है, अब ये एक्यूट है, फ्रेश है, फौरन तो हमारा यही काम होगा हम फौरन से इसको अंदर लेके जाएं, क्योंकि इसमें इसको इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें वाटर मौजूद है, इसको वाटर सूखा नहीं हुआ। अगर आपकी क्रॉनिक हो गई है, अगर आपको वाटर सूख चुका है तो उसको अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आपका मेन मकसद है कि आप जो है वो किनाल अपने किनाल स्टेनोसिस को ओपन करें, अपनी किनाल को ओपन करें।
ठीक है। आपका मेन मकसद ये होना चाहिए, अगर क्रॉनिक है डिस्क बल्ज तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर करके आप जो है वो अपना स्टेनोसिस के बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है। पेशेंट को ये नहीं पता होता कि वो कौन सी डिस्क बल्ज है, क्रॉनिक हो गया तो अब उसको क्या फ़ायदा है। इस बारे में मैंने आपको ये बताया कि आपने एक्सटेंशन एक्सरसाइज किस में करनी है और फ्लेक्शन एक्सरसाइज किस में करनी है। तो डिस्क बल्ज का जो मटीरियल होता है वो पेपरी मटीरियल होता है जो कि लटका होता है। तो अगर एक्यूट है तो आपने उसको काम है कि आपने एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करके आपने जो है उसको फौरन से अंदर लेके जाना है। डिस्क को काम है अंदर लेके जाना। अगर क्रॉनिक है, उसका मटेरियल सूख चुका है तो उसको कोई फायदा नहीं है कि आप उसको अंदर लेके जाएं। आपने सिर्फ अपने किनाल को ओपन करना है और आपका मेन मकसद यही होना चाहिए कि आपकी किनाल जो है वो ओपन हो ताकि आपको स्टेनोसिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ कि आपने कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है इस लिगामेंटल फ्लेवर में, फेशियल जॉइंट ऑर्थोपैथी में। और ये जो पेशेंट को कहेंगे कि अपनी नी को फोल्ड करे और चेस्ट की तरफ ले जाए और ये दिन में पेशेंट ने 10 दफ़ा करना है और दोनों नीज पे करनी है। दिन में इसमें 10 रेपिटेशन करनी है, 2 से 3 दफ़ा आपने करनी जो है वो एक टांग जो फोल्ड रहेगी ताकि उसकी जो पेल्विस जो है वो स्टेबल रहे और उसके जो है वो बेड के साथ लगा रहे ताकि उसकी स्पाइन पे एक्सटेंशन ना आए। और अब पेशेंट जो है वो दूसरी साइड की टांग को उठाएगा और ये 5 सेकंड के होल्ड के साथ करेगा। टांग को बिल्कुल सीधी आपने उठाना है इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट, और इसके बाद आपने 5 सेकंड का होल्ड करना है, फिर आपने नीचे लेके आ जाना। 10 रेपिटेशंस करनी है इसकी। ठीक है। और दिन में 2-3 दफ़ा थर्ड एक्सरसाइज करनी है, उससे अपनी टांगों को फोल्ड कर लेना है और अपनी जो है वो हाथ को नीचे प्लेस कर लेना है और आपने जोड़ लगाना है। उससे आपको क्या होगा, आपका पेल्विस उठना नहीं चाहिए। आपने कोई ब्रीजिंग एक्सरसाइज नहीं करनी। अगर आपका पेल्विस जो है इंटीरियर टिल्ट होगा तो क्या होगा कि आपको जो है वो स्पाइन पे जो है वो एक्सटेंशन हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आपने सिर्फ नीचे को ऊपर थोड़ा सा जोर लगाना है, आपने ब्रीजिंग एक्सरसाइज नहीं करनी। अब ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट की, इसमें आपने थोड़े से अपने हल्की से आपने जो है वो अपने पेल्विस को उठाना है आपने और नीचे को आपने जोर लगाना है थोड़ा सा। और ये आपने एक्सरसाइज जो है वो 5 सेकंड के साथ होल्ड के साथ करनी है और इसकी 10 रेपिटेशन करनी है। और दिन में 2 एक्सरसाइज बताई आपने, जो मैंने 3 एक्सरसाइज बताई आपने 5 सेकंड के होल्ड के साथ करनी है और इसकी आपने 10 रेपिटेशन करनी है और दिन में 2 दफ़ा करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको पहुंचती रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके सामने वीडियोस आएँ और आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इनको अवेयरनेस हो कि वो कौन सी एक्सरसाइज किस में करें और क्या डिस्क बल्ज क्या होता है। और MRI रिपोर्ट्स का जो है उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि हाउ टू रीड MRI रिपोर्ट।